हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मॉनेटरी यूनियन। तो मॉनेटरी यूनियन होता क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड से लिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अ मॉनेटरी यूनियन is an advanced form of economic integration in which two or more countries agree to adopt a single currency or maintain a common monetary policy। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमीज़ या कंट्रीज़ आपस में इतना ज़्यादा इंटीग्रेट, इतना ज़्यादा मिल जाती हैं कि वो एक सिंगल करेंसी को फॉलो करना शुरू कर देती हैं या सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी को मानना शुरू कर देती हैं। ठीक है, मॉनेटरी यूनियंस एम टू प्रोमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इनका मेन मकसद क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके आना बिटवीन कंट्रीज, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट और स्ट्रेंथन करना ट्रेड एंड फाइनेंशियल रिलेशंस को अमंग मेंबर कंट्रीज। द यूरोजोन इज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी यूनियन इन द वर्ल्ड। जहाँ कुछ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो वहाँ पे यूरो चलता है। समझ की बात, एक करेंसी चलती है, एक उनका यूरोपियन सेंट्रल बैंक है जो सारी जो है पॉलिसीज़ बनाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब मीनिंग ऑफ जो मॉनेटरी यूनियन है, मॉनेटरी यूनियन का मतलब क्या है? अब मॉनेटरी यूनियन रेफर्स टू एन अरेंजमेंट वेयर मेंबर कंट्रीज यूज अ कॉमन करेंसी। जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कॉमन करेंसी यूज़ करती हैं। नेशनल करेंसीज आर फिक्स्ड परमानेंटली एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सेंट्रल बैंक। जो भी नेशनल करेंसीज हैं वो फिक्स रहती हैं और परमानेंटली फिक्स होंगी और नहीं छापेंगे, और उनको कंट्रोल करेगी सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। इन सिंपल वर्ड्स, मॉनेटरी यूनियन मीन्स डिफरेंट कंट्रीज यूजिंग वन करेंसी और फॉलोइंग वन मॉनेटरी पॉलिसी। के डिफरेंट कंट्रीज आपस में इतनी मिल गई हैं कि वहाँ पे एक ही करेंसी चल रही है और एक ही मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है। अब फीचर्स क्या हैं? Features of a monetary union are, the main features of monetary union are discussed as under. Number 1, single currency और permanently fixed exchange rate। एक तो सिंगल करेंसी होती है और उस करेंसी से जो लोकल करेंसीज का, जो डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसी का जो रेट है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यूरो है, यूरो का रेट फ्रांस से जो जर्मनी से जो लोकल करेंसी से जो रेट रहेगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी इन सारे कंट्रीज़ में। सेंट्रलाइज मॉनेटरी अथॉरिटी होगी, मतलब सबका एक कॉमन सेंट्रल बैंक होगा। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का जो मूवमेंट है, पैसे का आना जाना, वो फ्री हो जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, जो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी बना पाती थी कंट्रीज़, वो अब नहीं बना पाएंगी मॉनेटरी यूनियन के अंडर। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मॉनेटरी यूनियन, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी यूनियन इंक्लूड्स प्रोमोट प्राइस स्टेबिलिटी, कि उन कंट्रीज़ में प्राइस स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन रेट उतनी ज़्यादा ना हो। फैसिलिटेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कंट्रीज़ आपस में इतना जुड़ जाती हैं कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करती हैं। एलिमिनेट एक्सचेंज रेट रिस्क, जो भी उनमें एक्सचेंज रेट रिस्क होगा उसको एलिमिनेट कर देंगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो फिक्स रहेगा ना लोकल करेंसी के साथ। तो रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसा आना जाना जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी वो कम हो जाएंगी। उसके बाद स्ट्रेंथन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो भी उनके इकोनॉमिक टाइज हैं आपस में उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी उन सब कंट्रीज़ को जो मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन भी कई टाइप्स की होती है। सबसे पहला फुल मॉनेटरी यूनियन, इसमें क्या होता है? सिंगल करेंसी यूज्ड बाय ऑल मेंबर्स, फॉर एग्जांपल यूरोजोन, इसमें सिंगल करेंसी ही यूज़ की जाएगी। ठीक है, समझ की बात। अब आ जाता है पार्शियल मॉनेटरी यूनियन, इसमें क्या होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स बट सेपरेट करेंसीज, उनकी करेंसीज अलग अलग होंगी, करेंसीज तो अलग अलग होंगी मगर उसका एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा। ठीक है, ताकि हर एक कंट्री की अपनी जो सॉवरेनिटी है वो भी बची रहे। उसके बाद शेयर्ड मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, उनमें जो मॉनेटरी पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन होगा वो भी शेयर्ड होगा, ये नहीं होगा कि एक ही मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी सबके लिए। ठीक है, अब आ जाता है स्टेजेस लीडिंग टू अ मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन के लिए क्या क्या स्टेजेस फॉलो करनी पड़ती हैं? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थ्योरी देयर आर फॉलोइंग स्टेजेस। नंबर 1, पहले तो फ्री ट्रेड एरिया करेंगे, उसके बाद आपस में कस्टम यूनियन बनाएंगे, फिर कॉमन मार्केट्स डिक्लेयर कर देंगे, फिर इकोनॉमिक यूनियन करेंगे और लास्ट में कहीं जाके मॉनेटरी यूनियन होगी। तो मतलब ये सारे के सारे स्टेप्स
फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप उस लेवल तक पहुंचोगे। समझ के बात? और काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक आ जाता है, मैंने सोचा इसी के बीच में डिस्कस कर लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम करेंसी एरिया, OCA। अब ये होता क्या है? द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम करेंसी एरिया डेवलप्ड बाय रॉबर्ट मोंडल एक्सप्लेन्स व्हेन अ मॉनेटरी यूनियन इज़ बेनिफिशियल। ये बताता है कि मॉनेटरी यूनियन बेनिफिशियल कब है। ये ना हो कुछ कंट्रीज़ को तो बेनिफिट हो, बाकियों को नुकसान हो जाए। कंडीशंस फॉर अ सक्सेसफुल मॉनेटरी यूनियन आर हाई लेबर मोबिलिटी। लेबर एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे से तीसरे कंट्री, अमंग यूनियन लेबर की जो मोबिलिटी है वो काफ़ी हाई रहनी चाहिए। कैपिटल की मोबिलिटी हाई रहनी चाहिए ताकि पैसा भी, पूंजी भी कंट्रीज़ में आपस में मूव कर सकें, मेंबर कंट्रीज़ में। नेक्स्ट, फिस्कल ट्रांसफ़र्स होने चाहिए। सरकार अपने खर्चे और आमदनी इधर से उधर, उधर से इधर करती रहे। सिमिलर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। अगर किसी कंट्री में कैपिटलिज्म है, दूसरी में सोशलिज्म है, किसी और कंट्री में किसी और टाइप का सिस्टम है, तो वो तो बनेगी नहीं ना बात। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइजेस एंड वेजेस, तो वेजेस एंड प्राइजेस आर शुड बी हाईली फ्लेक्सिबल, तभी ये सिस्टम चल पाएगा, नहीं तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब आ जाते हैं बेनिफिट्स क्या हैं, मॉनेटरी यूनियन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वही वाली बात, एलिमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अनसर्टेनिटी, क्योंकि एक्सचेंज रेट सेम रहेगा तो एक्सचेंज रेट की जो अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इंक्रीज ट्रेड अमंग मेंबर्स के बीच में ट्रेड बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन रेट्स कम होंगे और रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पैसा एक दूसरे कंट्री में ले जाना आसान रह जाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होंगे। डीपर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, आपस में मिलजुल के रहेंगे। पॉलिटिकल एंड सोशल बेनिफिट्स में आ जाता है ग्रेटर रीजनल यूनिटी, आपस में रीजनल यूनिटी रहेगी, लड़ाइयाँ नहीं पड़ेंगी जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पड़ती थी आपस में यूरोपियन कंट्रीज़ में। स्ट्रॉन्गर ग्लोबल बार्गेनिंग पावर, वो आपस में मिल के रहेंगे तो ग्लोबल बार्गेनिंग पावर भी उनकी अच्छी रहेगी। एनहेंस्ड पॉलिटिकल कॉपरेशन, उसमें फिर पॉलिटिकली भी आपस में कॉपरेट करना ही है क्योंकि सिंगल करेंसी चल रही है आपस में और जो है रेस्ट्रिक्शंस कम है ट्रेड में। उसके बाद कॉस्ट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अ मॉनेटरी यूनियन की भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस अ मॉनेटरी यूनियन हैज़ सम ड्रॉबैक्स। सबसे पहला, लॉस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं अपनी मर्जी से मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बना पाती। इनएबिलिटी टू एडजस्ट एक्सचेंज रेट्स ड्यूरिंग शॉक्स, अगर शॉक पीरियड चल गया, अब जैसे अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया इजराइल के थ्रू, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब पता नहीं आप कितने साल के बाद ये देखें, इस टाइम पे पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्रीज शॉक में चल रही हैं, उनको तेल की प्रॉब्लम हो गई है, गैस की प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर ऐसे शॉक्स आ जाते हैं तो ये जो मॉनेटरी यूनियंस हैं ये कोलैप्स भी कर सकती हैं। इकोनॉमिक डाइवर्जेंस अमंग मेंबर्स, कुछ मेंबर्स बहुत अमीर होंगे, कुछ मेंबर्स बहुत गरीब होंगे, तो ये भी प्रॉब्लम का सिला बन जाता है। रिस्क ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस स्प्रेडिंग, जो फाइनेंशियल क्राइसिस के जो फैलने के जो रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक कंट्री में कोई स्यापा पड़ा तो सब कंट्री में पड़ जाता है। फिस्कल डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, तो फिस्कल डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कुछ कंट्रीज़ फिस्कली डिसिप्लिन्ड होती हैं, फिस्कल मामले में खर्चा और आमदनी बजट को अच्छे से रख के चलती हैं, और कुछ कंट्रीज़ में जो बजट डेफिसिट होते रहते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। अ मॉनेटरी यूनियन रिप्रेजेंट्स अ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दैट कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स। तो मॉनेटरी यूनियन एक हमें दिखाती है कि हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के आपस में कंट्रीज इतनी ज़्यादा मिली हुई हैं कि वो अपने आप को इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बेनिफिट्स दे सकती हैं। हाउएवर इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ नेशनल कंट्रोल ओवर मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स। तो इसमें ड्रॉबैक तो यही है मेन कि भाई आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बना नहीं सकते, आपकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है, और आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कंट्रीज़ के बीच में, तभी ये चल पाएगा। द सक्सेस ऑफ मॉनेटरी यूनियन डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक कन्वर्जेंस, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ एंड पॉलिटिकल विल। तो ये मॉनेटरी यूनियंस तभी चल पाएंगी जब आपस में एक जैसी इकॉनमीज़ होगी उनकी, एक जैसे पॉलिटिकल सिस्टम्स होंगे और इंस्टीट्यूशंस भी एक ही तरीके से काम करते होंगे, और कंट्रीज़ चाहती भी हों कि हम मॉनेटरी यूनियन में रहना चाहते हैं। अगर पॉलिटिकल विल ही नहीं हुई तो वो अलग हो सकती हैं, ठीक है, जैसे ब्रेक्सिट हुआ था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।